दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है कृषि एवं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कृषि एवं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके एम.एस. स्वामीनाथन, एस. अयप्पन, के.बी. थॉमस या एम.एस. रंधावा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? यानी भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो सही उत्तर है 20, ऑप्शन डी। दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो सही उत्तर है, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति का अर्थ होता है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। झूम एक स्थानांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, झूम किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, झूम खेती की एक पद्धति है जिसे स्थानांतरित कृषि की पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पर? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड या मध्य प्रदेश में? तो सही उत्तर नागालैंड, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ये अधिक प्रचलित है। तो याद रखिएगा, नागालैंड में झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम तथा बिहार की, बिहार तथा ओडिशा की, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की? तो सही उत्तर असम तथा बिहार, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है और इस समय अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में इसका सही उत्तर ओडिशा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओडिशा और मध्य प्रदेश में चलवासी कृषि जो है ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980 में? तो सही उत्तर 1960, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। और इसी से रिलेटेड है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPAU पंतनगर, उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना
1960 में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। समानांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं या ज्वार प्लस आलू। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं प्लस सरसों। आप देख सकते हैं दोस्तों, समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। तो गेहूं और सरसों समानांतर फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े खेतों की प्रधानता। तो भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है, भारतीय कृषि प्रकृति या वर्षा पर, प्राकृतिक वर्षा पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। और यहाँ पर आप जान लीजिए, बड़े खेतों की प्रधानता नहीं पाई जाती है। तो ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि या भूजोत का छोटा आकार। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सहकारी कृषि। दोस्तों, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भूजोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? आपको बताना है। तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनई, बोड़ा या लोबिया या फिर ग्वार। तो सही उत्तर बोड़ा या लोबिया में। याद रखिएगा कि हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा या लोबिया में 0.49% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए या ये सभी। तो सही उत्तर है इन सभी के लिए। दोस्तों, संतुलित उर्वरक या बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में या फिर विदर्भ में। तो सही उत्तर तमिलनाडु तट में, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? आपको बताना है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो ठेकेदारी कृषि या कॉन्ट्रैक्ट जो कृषि है, इसको लागू करने में अग्रणी जो राज्य है वो पंजाब है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है क्या चीज़ें? हरित खेती में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो याद रखिएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये हरित खेती या ग्रीन कल्टीवेशन में शामिल है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एगमार्क है क्या? एगमार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क, ये एक मानक है स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम
1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तो याद रखिएगा, ये गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कृषि उत्पादों के गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, एक मार्क। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अमेरिका। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था और मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का या डॉक्टर अब्दुल कलाम का? तो सही उत्तर डॉक्टर स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति? तो सही उत्तर है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 से हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों यानी हाई यील्डिंग सीड का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से? तो सही उत्तर है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी। दोस्तों, इन विकल्पों में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं उत्पादन से संबंधित है और इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? तो सही उत्तर है गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? तो ऑप्शन है जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं? तो सही उत्तर मैक्सिकन गेहूं, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास, लहसुन, अंगूर या प्याज से? तो सही उत्तर गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों प्याज से है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे? आपको बताना है। मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन या सरसों उत्पादन से? तो सही उत्तर है कच्चा तेल उत्पादन यानी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो काली क्रांति है इसका संबंध कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी कहाँ पर? पंजाब, तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रही थी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसल क्रांति? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो आप जान लीजिए दोस्तों,
कि भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है, चूँकि हरित क्रांति के ये तीनों मूल घटक थे जिसके बिना इनमें सुधार के हरित क्रांति के लक्ष्य को पाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो सही उत्तर है वृष्टि यानी वर्षा, ऑप्शन डी। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान या गंगा के मैदान में? तो सही उत्तर दक्कन के पठार, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, इन दिए गए क्षेत्रों में से सर्वाधिक असिंचित खेती दक्कन के पठार पर की जाती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? जटिल, मिश्रित, साधारण या अंतर? तो सही उत्तर मिश्रित फसल प्रणाली। याद रखिएगा, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन को अभिलक्षित किया गया है? 30, 15, 10 या 20? तो सही उत्तर है 15, ऑप्शन बी। दोस्तों, योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर योजना आयोग पूछा है, तो योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है बाजरा, ककड़ी या खीरा, कपास और काफ़ी। तो इसमें जायद की फसल ककड़ी या खीरा है। दोस्तों, जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। मई जून के बीच में कटाई की जाती है। इस मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग और उड़द हैं। अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई हैं? धान, कपास, मटर, गेहूं, खीरा, तरबूज और तरबूज, जौ? तो सही उत्तर है जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ की फसलों में आती हैं। इसमें धान और कपास शामिल हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख खरीफ फसलें धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म और नम, शुष्क और धूल भरी, शुष्क और वातिक या बहुत ठंडा मौसम? तो उत्तर आपका हो जाएगा गर्म और नम यानी ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, गर्म और नम यानी आर्द्र जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चाय के पौधों के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, चाय के बागान के लिए गर्म और नम जलवायु सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल के मौसम का एक प्रकार नहीं है? जायद, रबी, बोरो या खरीफ? तो सही उत्तर है बोरो। याद रखिएगा, भारतीय कृषि वर्ष में 3 शस्य फसलें मौसम पाई जाती हैं, जिन्हें जायद, खरीफ और रबी कहा जाता है। बोरो भारत में फसलों के मौसम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है रागी, मक्का, चावल या ज्वार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों चावल। याद रखिएगा कि चावल की फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। भारत
में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। और दक्षिण भारत के चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा हैं, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में विस्तृत हैं। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिणी राज्यों में चावल जो है पूरे साल भर उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? गन्ना, रागी, तिल और सूरजमुखी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है तिल, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है। इसकी बुआई का समय जून जुलाई है, जबकि दक्षिण भारत में तिल रबी की फसल चक्र में आती है और यहाँ इसकी बुआई का समय अक्टूबर नवंबर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अगला है, किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती दोस्तों ये मुख्यतः पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये पहाड़ी ढलानों पर खेती करने की सामान्य विधि है। इस विधि में ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा अपरदन को रोका जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल भराव, मृदा लवणता, मृदा क्षारीकरण या उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। याद रखिएगा, उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। और देखिए, अन्य तीनों कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो ये स्लैश एंड बर्न कृषि किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, पारंपरिक निर्वाह खेती को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कर्तन दहन प्रणाली पारंपरिक निर्वाह खेती का एक रूप है। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि की पैदावार और कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है किसके द्वारा? अधिक जनसंख्या के द्वारा, निरक्षरता और अधिक जनसंख्या के द्वारा, निरक्षरता या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है निरक्षरता और अधिक जनसंख्या से, ऑप्शन बी। दोस्तों, निरक्षरता और अधिक जनसंख्या से अज्ञानता और भूजोत छोटी होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती है, कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है और निरक्षरता से जानकारी और कार्यकुशलता का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? दाल, चावल, गेहूं या मकई पर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दाल पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, चावल और मक्का में सर्वाधिक रूप से देखा गया, जबकि दलहन और तिलहन में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। एक और प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये योजना श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसे उगाने से है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने को युग्म पैदावार कहते हैं। कृषि में युग्म पैदावार या डबल क्रॉपिंग का आशय एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती में दो फसलों का एक साथ उगाना नहीं होता है, बल्कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय बढ़ा सकें। अगला प्रश्न है, भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है?
पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा जो है राजस्थान में। देश में कुल जो क्षेत्र है, कुल जो परिचालित क्षेत्र, ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान रोजगार राजस्थान का है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन, नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि या आर्थिक सहायता में कटौती? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जलवायु परिवर्तन। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिंह राव सरकार द्वारा 1991 में की गई और तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो है विकल्प ए की व्याख्या गलत है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संबंध में जलवायु परिवर्तन की व्याख्या गलत है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा? भारत में कृषि उत्पादन की बात की जा रही है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत कई कदम उठाए जाने की बात की। मृदा स्वास्थ्य का उन्नयन, जैविक कंपोस्ट खादों का प्रयोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूमि सुधार कृषि तथा इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र और संविदा कृषि पर बल देने की आवश्यकता पर उन्होंने सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न और कृषि और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का आखिरी प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या उपरोक्त सभी से? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी से, ऑप्शन डी। दोस्तों 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति और रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी क्रांतियों के संयुक्त जो है कार्यान्वयन से है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने कृषि और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।